हमारा थर्ड चैप्टर जो करेंगे वो रहेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड में मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझाना चाहूँगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। हमने सबसे पहली थियरी पढ़ी थी, थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो दी गई थी डेविड रिकार्डो के द्वारा। तो उस थियरी में हमने ये पढ़ा था कि एक जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक ज़ीरो सम गेम नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होना चाहिए, एक कंट्री का नहीं होना चाहिए सिर्फ। तो वो फ़ायदा एक्चुअली फिगर आउट करने के लिए कि किस कंट्री को एक्सपोर्ट से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या कितना कम फ़ायदा हो रहा है, या इंपोर्ट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो फिगर आउट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। और उसके कई अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। अगर देखा जाए तो हमारे पास उसके तकरीबन 6 तरीके आते हैं, हाँ 5 तरीके आते हैं, सॉरी। तो वो 5 तरीके भी हम पढ़ेंगे। वो 5 कैलकुलेशंस जो यूज़ करते हैं हम, फार्मूलाज जो यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो पढ़ेंगे। और एक बेसिक फार्मूला जो उनके लिए यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले बेसिक डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है वो बताना चाहूँगा। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इट्स कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट कमोडिटी। मतलब एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट के प्राइसिंग उस पर्टिकुलर कमोडिटी के, सिर्फ उसको कंपेयर किया और कुछ नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे जो बेसिक फार्मूला अवेलेबल है, टी डिनोट करा जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टी होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, पी ऑफ एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, पी यानी प्राइस और एक्स माने एक्सपोर्ट्स, और पी ऑफ एम यानी कि प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। अगेन पी यानी प्राइस और एम माने इम्पोर्ट्स। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाई प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इज इक्वल टू टी यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल वगैरह में बोर नहीं करूँगा। एग्जांपल आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं। अगर एक कमोडिटी का आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए 100 रुपये मिल रहा है और 80 में परचेज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 100/80 आपका आंसर बनता है। इंटू 100 परसेंटेज के लिए किया जाता है, अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो। तो ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाएगा। अब इसके अलग अलग मेथड्स हैं, हम वो मेथड देखेंगे। सबसे पहला मेथड है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या इसको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। यहाँ पर टीसी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, टीसी आगे हमको काम आएगा, ये याद रखना ज़रूरी है टीसी क्या होता है। अभी यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड करी है, वो क्या है, बेस ईयर। बेस ईयर यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर साल के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि कितना चेंज आया है, तो हम बेस ईयर को इंक्लूड करते हैं। वरना फार्मूला आप देखेंगे सेम है, करंट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर, सेम फार्मूला है। खाली यहाँ पे करंट ईयर नहीं लिखा है, वो इसलिए ताकि आप अगर पास्ट में जाके कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पास्ट मालूम पड़ जाएगा। बट पास्ट भी अगर आप सिर्फ पास्ट के बेसिस पे के लिए कर रहे हैं तो वो पास्ट आपका प्रेजेंट ईयर ही हुआ, अगर एक तरह से देखा जाए तो इसलिए यहाँ पे करंट ईयर लिया है। बट अगर आप इस फार्मूला को एक्चुअली सॉल्व करने जाएँ, क्योंकि P1 ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड P0 ऑफ एक्सपोर्ट्स इंटू P1 ऑफ इम्पोर्ट्स एंड P0 ऑफ इम्पोर्ट्स है, वो भी डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से। तो आप इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकालेंगे, आपको यही इक्वेशन निकल के आएगी। बेस ईयर का इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 100 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप कभी भी बेस ईयर का इंडेक्स लेंगे वो 100 होता है, एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट, जिसकी वजह से वो कट जाता है हमेशा। सिर्फ ये, तो अगर मैं मान लीजिए बोलता हूँ एक्सपोर्ट इज़ 50, नीचे 500, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और इम्पोर्ट इज़ 450। ठीक है, फार्मूला हमारा ये वाला फार्मूला देखूँ मैं, अगर ये वाला, तो ये कहता है करंट ईयर का एक्सपोर्ट, और बेस ईयर का ऑब्वियसली आपने यहाँ पे देखा है इंडेक्स 100, तो ये 500 डिवाइड बाय 100 और होल डिवाइड बाय, ये कितना है हमारे पास M1 450 अगेन डिवाइड बाय 100। अभी मैं या तो इसको डिवाइड करता हूँ या इसको इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी बनेगी, तो 500 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 450, तो ये दोनों कट गए, मेरे पास क्या बचा 500 डिवाइड बाय 450। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप, और इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, वो आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला है। अभी ये फार्मूला एक्चुअली क्यों है कि आपको ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ आया है ना, वो फिगर आउट करने के लिए इजी हो जाए। आप पता कर सकते हैं कि पिछले साल से कंपैरिजन में, या जो भी साल से आप कंपेयर कर रहे हैं, आपका कितना
ग्रोथ हुआ है या आपका एक्सपोर्ट कितना डिटीरियोरेट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, इंपोर्ट डिटीरियोरेट या ग्रोथ कितना है, वो आप फिगर आउट कर सकते हैं। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशंस की क्वालिटी जो है गुड्स की, वो निगलेक्ट कर दी जाती है। और वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि 16% का डिटीरियोरेशन आया है, तो उस डिटीरियोरेशन का कोई रीज़न तो होगा। या तो गुड्स कंज्यूम करना बंद कर दिया किसी ने, या अगर वो गुड्स कंज्यूम में हो रहे हैं तो फिर किसी और कंट्री ने ज़्यादा सस्ते में ऑफ़र करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं। अगर वो भी रीज़न नहीं है तो ये है कि आपके खुद के गुड्स की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गई कि लोगों को कंज्यूम करने की इच्छा ही नहीं हो रही, बट वो नेसेसिटी है तो थोड़ा तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर ऑफ रीज़न होते हैं कि क्वालिटी निगलेक्ट कर दी है, जिस जो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बनती है। सेकंड आता है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अभी यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इंडेक्स नंबर्स जो है उनको आप इससे कैसे रिलेट कर पाते हैं। कि मान लीजिए आप 3 कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आप 3 कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन में आपका बेस ईयर है 2010, एक में 2012 और करंट ईयर है 2014। आप पहले कंपैरिजन 1 जो है ये कर रहे हैं, फिर कंपैरिजन 2 जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये दोनों भी नॉन कंपेरेबल हो गई अगर आप इन दोनों को बेस ईयर ही चेंज कर देंगे, जो एक बहुत ही मेजर रीज़न बन जाता है इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने का और कंपैरिजन में पुट करने का। फिर नॉन मर्केंटाइल आइटम्स, मतलब जो नॉन टैंजिबल आइटम्स आप जैसे कि पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, गुडविल होगी, उसका भी इंटरनेशनल बेसिस पे ट्रेड होता है। आप मान लीजिए मेरे पास एक बुक का कॉपीराइट है, मैंने एक बुक लिखी, मेरे पास उस बुक का कॉपीराइट है, मेरे पास उस बुक के राइट्स हैं, मैं चाहे तो किसी और को बेच सकता हूँ। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कोई एक पब्लिशिंग हाउस को बेचने के लिए। पब्लिशिंग हाउस कौन सा है? लंदन का पब्लिशिंग हाउस है। लंदन के पब्लिशिंग हाउस को मैंने बेचने का डिसीजन लिया, तो मतलब क्या हुआ कि मैंने लंदन को मेरे राइट्स बेच दिए। अब ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे को कैश मिला है, उनके पास राइट्स गए। ये एक ऐसा राइट है जो आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये इनटैंजिबल गुड है, जिसको नॉन मर्केंटाइल भी बोला जाता है। तो वो कंसिडर ही नहीं होता ये पर्टिकुलर फार्मूला में, जो टीसी है यानी कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसमें कंसिडर नहीं करा जाता। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्राइस रादर देन इनकम। मतलब क्या है कि जो कमोडिटी है वो उसके प्राइसेस पे फोकस ज़्यादा करती है, मतलब सॉरी, ये नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला जो मेथड है ये उनके प्राइसेस पे ज़्यादा फोकस करती है इन कंपैरिजन टू इनकम। मान लीजिए आपका जो एक्सपोर्ट किया गया आइटम है उसकी कॉस्ट है 100, बट उसमें प्रॉफिट है 40 का, और जो आपका इंपोर्ट का आइटम है उसकी कॉस्ट भी 100 है और उसका प्रॉफिट 20 है। यानी कि आप जो बाहर भेज रहे हो उस पर प्रॉफिट किसी को कम मिल रहा है, और आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, आप जो ला रहे हैं देश में उस पर प्रॉफिट कम है और जो भेज रहे हैं उस पर ज़्यादा है। तो ऐसे आप देखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या आएगा? सेम आएगा, 1 आएगा। 1 या परसेंटेज में निकालूँ तो 100% आएगा। जबकि मेरा प्रॉफिट देखें, मेरा प्रॉफिट उसका अगर ये 20 सामने वाले का प्रॉफिट है तो मेरा उसका 200% प्रॉफिट है, मैं उससे इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ, हमारे देश का उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो कंसिडर नहीं किया जाता, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। फिर आता है नेग्लेक्ट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट। अभी हो सकता है कि आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देश के बाहर भेज रहे हैं, और जो देश में ला रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस हो। इस पे 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी लगी हो, सिर्फ 10 यूनिट्स, और इस पे मान लीजिए 20 यूनिट्स ऑफ एनर्जी लगी हो। मतलब आपने ज़्यादा एफिशिएंटली सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा। अगर आप सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये एक अजम्पशन लेता हूँ मैं, सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फिर ये क्लियर हो जाता है कि जो गुड्स आप बाहर भेज रहे हैं वो आपने ज़्यादा एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर करें। कॉस्ट की बात नहीं भी करूँ, मान लीजिए दोनों की कॉस्ट सेम है बट आपकी एनर्जी कम लगी, आपने जल्दी प्रोड्यूस किया है, सामने वाले की एनर्जी ज़्यादा लगी, उसको थोड़ा टाइम लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया है, जो कि ये कंसिडर नहीं करता। और अगर मैं इसका प्राइसिंग, मैंने बोला अगर सेम है, 100 का प्राइसिंग है, तो 100/100 अगेन सेम आंसर आता है यहाँ पे, इंटू 100 परसेंटेज में निकाला 100%।
तो कोई कंपैरेटिव बेसिस नहीं बन पाता है अगर आप प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करें तो। फिर सेकंड मेथड हमारे पास आता है ग्रॉस बार्टर ट्रेड। अभी हमने क्या देखा था, नेट बार्टर ट्रेड, अभी हम देखेंगे ग्रॉस। और ग्रॉस मतलब क्या, ग्रॉस प्राइस कंसिडर नहीं करता है, ग्रॉस खाली क्वांटिटी कंसिडर करता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेम फार्मूला, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स करंट ईयर। मैं आपको फिर से ये दिखा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप बेस का क्या लेते हैं, 100 लेते हैं बेस ईयर। यहाँ पे मैंने क्यू एक्स को स्क्वायर मार्क कर रखा है, आपको ये क्यू एक्स याद रखना पड़ेगा। क्यू एक्स यानी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये आगे जाके हमको काम आएगा। अभी आगे जाने से पहले मैं इसकी लिमिटेशंस आपको बता दूँ। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये टर्म जो है क्वांटिटी में एक्सप्रेस करता है। अब ऊपर हमने प्रॉब्लम देखी थी कि वहाँ पे क्वांटिटी इग्नोर करी जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस इग्नोर करा जा रहा है। तो दोनों की लिमिटेशन वैसी हो जाती है कि एक जगह हमने क्वांटिटी इग्नोर करी तो वो रेलेवेंट हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, एक जगह हमने प्राइस इग्नोर किया तो हमारे लिए प्राइस रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है। तो इधर ये लिमिटेशन आ जाती है कि हमने प्राइस को एक्सक्लूड करा, प्राइस भी रेलिवेंट होता है। फिर आता है इट इंक्लूड्स पेमेंट्स जैसे यूनिलैटरल पेमेंट्स। यूनिलैटरल पेमेंट्स मतलब मान लीजिए पेंशन दिया गया, तो पेंशन एक यूनिलैटरल पेमेंट है, उसके बदले में गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं आने वाला है। वो पेमेंट के लिए आप रिटायर्ड हो, आपको पेंशन मिला है, आप उसके लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, आप घर पे बैठे हो, आपको पेंशन मिल रहा है। तो वो एक ऐसा फैक्टर हो जाता है जो एक अनरीजनेबल फैक्टर है। और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल ट्रेड में पेंशन जैसे फैक्टर्स नहीं आएंगे, बट कई सारे और दूसरे फैक्टर्स आ सकते हैं जो हम कंसिडर करेंगे। थर्ड आता है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट्स रादर देन द चेंजेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइसेस। अब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर मेथड जो है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर हमको कंसिडर करना है, हमको कई सारे फैक्टर्स दिमाग में लेने चाहिए। एसेंशियली हमको कई सारे फैक्टर्स दिमाग में लेने चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम खाली कुछ ही फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेकर, हम बाकी के फैक्टर्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। हमने प्राइसेस नहीं देखे, हम उनकी टोटल क्वांटिटी देख रहे हैं, जो कि गलत है। अगर हम प्राइसेस भी देखेंगे हमको एक अलग फिगर पता चलेगा। और प्राइसेस ना देखने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कि एक करेक्ट बात नहीं है। हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि आगे जाके एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में, इसलिए मैं ज़्यादा अभी बता नहीं रहा हूँ। पर आप एक बार वो चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमारे पास हमारा अगला मेथड आता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मेथड। ये मेथड का मैं फार्मूला आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था ऊपर की मार्क कीजिए, मैंने दो चीज़ें बताई हैं, एक टीसी बताया था मैंने आपको, यानी कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और एक क्यू एक्स बताया था, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स। अभी ये फार्मूला जो है उसको यूज़ करता है, मैं आपको बताता हूँ। टीसी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स जो थी, तो प्राइस एक्स प्राइस एम इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स। जब ये करेंगे तो हमारे पास हमारा ये इनकम मेथड से जो फार्मूला यूज़ होता है वो निकल के आएगा, जो वैल्यूएशन निकल के आती है वो आएगी। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ये क्या करता है कि इसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का। हमारे इंपोर्ट के प्राइस के कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस मान लीजिए 10 रुपये ज़्यादा है, और हमने 100 क्वान्टिटी एक्सपोर्ट करी, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 1000 है। बट क्या ये एक्यूरेट है, हमारे सारे यूनिट जो हैं वो 10 रुपये से ही ज़्यादा होंगे? हो सकता है हमारे 2 यूनिट 8 रुपये से ज़्यादा हो, हमारे 2 यूनिट 15 से ज़्यादा हो, हमारे 4 यूनिट 5 रुपये से कम हो सकता है। तो ये एक्यूरेटली मेजर नहीं करता, ये एक एवरेज लेता है, और वेटेड एवरेज भी नहीं ले रहा है, ये खाली एक जनरल एवरेज सेंस में ले रहा है। वेटेड एवरेज लिया जाए तो शायद हमारा आंसर थोड़ा सा एक्यूरेटली भी आ सके, बट पॉसिबल है ना भी आए। तो ये क्या है, प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकता। डू नॉट मेजर प्रिसाइसली द गेन और लॉस फ्रॉम द ट्रेड। फिर आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मे बी ड्यू टू द डिक्लाइन इन प्राइसेस। कई बार ऐसा होता है कि प्राइसेस गिर गए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हमारी उस चक्कर में इनकम बड़ी इन्फ्लेटेड इनकम दिखाएगा, बट टेक्निकली प्राइस तो फॉल हो गया है। प्राइस फॉल हुआ है इन कंपैरिजन टू इम्पोर्ट प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्वालिटी में शायद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, हमारे कुछ एक रीज़न ऐसे है जिसकी वजह से हमारे गुड्स के प्राइसेस नीचे गए हैं।
तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास निगलेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिसीट्स। अब क्या होता है कि हमारे पास हमने एक एस्टिमेट ले लिया कि कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आया है, और हमने एस्टिमेट बेसिस पे किया है, बट हम कभी ये नहीं देख पाते कि हमारा एक्चुअल जो आया है वो कितना है, इंपोर्ट की वजह से कितना फॉरेन एक्सचेंज आया है, एक्सपोर्ट की वजह से कितना गया है, तो वो हम कभी इसमें मेजर नहीं कर पाते। फिर अगला पॉइंट आता है फेल्स टू कंसिडर द वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। क्या रहता है कि हमने कई बार एक मान लीजिए ट्रेड के लिए इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट भी किया, बट नेसेसरली जो हमको करना चाहिए था वो एक्सपोर्ट था, ये अज्यूम्ड है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपोर्ट करना हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होता, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं उसमें हमारे लिए एक्सपोर्ट करना ज़्यादा फेवरेबल होता, बट हमने दोनों किया है, हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए था, हमने किया है, तो हम ये कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए मतलब हम ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक जो जनरल वेलफेयर है, क्योंकि हमने आप देखेंगे यहाँ पे खाली इनकम मेथड, यानी कि हम खाली जो इनकम आ रही है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसको कंसिडर कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट के प्राइसेस लिए, हमने इंपोर्ट के प्राइसेस लिए, बट इंपोर्ट की क्वांटिटी नहीं ली हमने यहाँ पे। तो हमने वेलफेयर एस्पेक्ट जो होता है ट्रेड का, ट्रेड जो देखने के लिए हमको एस्पेक्ट मतलब ट्रेड इम्प्रूव करने के लिए जो एक्सपेक्ट चाहिए होते हैं, वो कंसिडर नहीं करते हम यहाँ पे। फिर आता है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। अभी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या है? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसका एज इटसेल्फ, मतलब खुद में ही इसका एनुअल ग्रोथ कितना रहा है। कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि पिछले साल हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो 100 के थे और इस साल 125 के, तो हमारा 125 जो हो गया ये हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्रिएट हो गया। सॉरी, हम बेस ईयर से कंपेयर करेंगे ना। मान लीजिए कोई एक्स ईयर लिया, उसमें हमारा 100 के एक्सपोर्ट्स थे, वाई ईयर में 125 है, तो 125 जो है हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स हो गया ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। इंपोर्ट में भी गिना जा सकता है, बट इंपोर्ट में क्या, अगर डिक्लाइन हो रहा है तो फिर वो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कहलाएगा हमारा। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। हमें इधर टीसी पहले से कैलकुलेट करके दिया है इन्होंने। टीसी बोला 95/110 है। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर इन 100 इन 2011 वाज 100 एंड 2018 125, ठीक है, यानी कि 125। देन आवर सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी 95/100 प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एम। टीसी क्या था? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो 95/100 इंटू 125, जिसका आंसर आता है 107.95। तो हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? where the exporting country received 7.95% more imports per unit of domestic factors embodied in its export। यानी कि हमने तकरीबन, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 8% बोलूँगा, हमने तकरीबन 8% एक्स्ट्रा इंपोर्ट करे इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट। मतलब जो एक्सपोर्ट हो रहा है और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है वो, ऐसा नहीं कि हमने किसी और से लिया और फिर वापस उसको एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं। तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में हमने 8% एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स करे हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। कई बार क्या होता है, डेटा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब प्रोडक्टिविटी इंडेक्स फाइंड आउट करना एक काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। फिर आता है कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं हो रही है। फिर दो अलग सालों के बीच में कंपेयर करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, 2 साल का डेटा कंपेयर करना थोड़ा सा बेस ईयर आपके शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसलिए आया डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हम इंपोर्ट को इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक काफ़ी इंपोर्ट की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इंपोर्ट कर रहा है, जो एक काफ़ी एसेंशियल चीज़ है। तो उसके लिए इन्होंने नया फार्मूला जो लाया, टी डी डिनोट करते हैं इसको, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी एक्सपोर्ट ऑफ
मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्टिविटी एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट इनटू 100। तो इसको जब हम एग्जांपल के तौर पे लूँ तो 95/100 इंटू 130/105। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा आंसर चेंज हो जाता है 106.92। जिसका अगर इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊँ तो ये है कि हमने ये जो डबल ट्रेड कैलकुलेशन है ये हमारे फेवर में है। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने तकरीबन 6.92% की एफिशिएंसी मेंटेन करके रखी है। यानी कि 6.92% इम्पोर्ट्स से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे हैं परफॉर्म, जिसकी वजह से हमको ये एक बेनिफिट क्रिएट होता है। ये लाया इसलिए गया था ताकि सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स की जो लिमिटेशन है उसको हम एक्सीड कर सकें, बट इसमें फिर भी कुछ लिमिटेशंस रह गई कि अगेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 सालों का लेके उनको ऐसे ऐसे कंपैरिजन में डाल सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। फिर इसमें क्या आता है, कंपैरिजन किया जाता है कि किसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इन जनरल बेटर रहे, वो बात नहीं है, बट कंट्री के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी इन्वायरमेंट चलता है। जैसे अगर आप इंडिया का देखें, इंडिया कंपैरेटिवली बेटर है किसके कंपैरिजन में, सीरिया के कंपैरिजन में। सीरिया एक बहुत ही अनस्टेबल वॉर जोन कंट्री है जहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इंडिया में निकल के आएगी, बट हो सकता है कि सीरिया का कैलकुलेशन इतना अजीब सा निकल के आए कि आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ये क्यों हुआ। वो इसलिए क्योंकि आप इस फॉर्मूले में कंट्री का सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी कंडीशंस हैं उसको इग्नोर करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग कंट्रीज देन द प्राइस एंड क्वांटिटी इन्वॉल्व इन ट्रेड। ये फार्मूला जो है ये फार्मूला जो है प्रोडक्टिविटी को कम इम्पोर्टेंस देता है, बट जो प्राइस और क्वांटिटी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उल्टा बोल गया, ये प्रोडक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देता है, प्राइस और क्वांटिटी को कम देता है। अगर ये प्राइस और क्वांटिटी दोनों को इम्पोर्टेंस दे तो भी एक अलग तरीके से हम इसका कैलकुलेशन निकाल के दे सकते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। कौन से फैक्टर्स हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, दूसरी कंट्री जो है कम रेट पे बेच सकती है या बेटर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने में काम कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें काफ़ी भारी इम्पैक्ट आ सकता है। तो वैसे ही कुछ फैक्टर हैं। फैक्टर एंडाउमेंट चेंज हो गया, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन चेंज हो गया। फिर रेसिप्रोकल डिमांड आता है। रेसिप्रोकल डिमांड मतलब कि जो डिमांड आपके कंट्री से इशू हो रही है कोई प्रोडक्ट के लिए, सेम डिमांड या सिमिलर टाइप की डिमांड सामने वाली कंट्री से अगर इशू नहीं होगी तो आप गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप डिमांड कर रहे हैं कि आपको महीने के 1 लाख टीवी इंपोर्ट करने हैं, पर सामने वाली कंट्री ऐसा नहीं कह रही कि आप हमको महीने के 1 लाख मैंगोज़, इक्विवेलेंट वैल्यू के मैंगोज़ प्रोवाइड करो, तो वो चीज़ चेंज हो सकती है। फिर अगला पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी यानी कि आपका अगर मैं नेट बार्टर सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो फिर आपका ऑब्वियस सी बात है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़ी सी कम आएगी, आप थोड़ा सा लॉस की साइड दिखाई देंगे। फिर चेंजेस इन टेस्ट, लोगों का चेंज बदल सकता है, लोग शायद वो प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ दे। जैसे कि एक टाइम था अम्बेसडर गाड़ी बहुत चलती थी, अम्बेसडर गाड़ी की डिमांड ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे डिमांड कम होती गई अम्बेसडर गाड़ी की, उसके कंपटीशन में नई नई गाड़ियाँ आ गई, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और ऐसे कई पॉइंट्स और हैं, आप खुद से रीड करके समझ सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये चैप्टर के लिए मैं फिर से जो इसकी ये बुक प्लेन बुक है बिना मार्किंग्स के, वो भी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरी मार्किंग्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ये पेपर के साथ आपको सेम इसकी कॉपी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव लिंक में मिल जाएगी ये नोट्स की। तो ठीक है, मैं आपको अगले चैप्टर में मिलता हूँ। थैंक यू।